हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विद आशुतोष। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो रेलवेज के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, या फिर डिफेंस के लिए, या फिर स्टेट एग्जाम के लिए। वो सारे टॉपिक्स ये टॉपिक्स सारे एग्जाम के लिए उतने ही रिलेवेंट हैं। हर एक एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न इसमें से आते ही आते हैं। उसी में से एक टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि हमेशा इस इन टॉपिक्स में से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिला ही होगा। अगर आपने कभी एग्जाम दिया है, अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, तो कभी ना कभी इन प्रश्नों से आपका सामना भी हुआ ही होगा। तो चलिए, इसी डर को हम लोग भगाने के लिए आ गए। आज के इस टॉपिक में हम पूरा का पूरा कवर करेंगे A to Z। ठीक है, बस आपको देखना है और सीखना है और याद करने की कोशिश करना है। याद करने की कोशिश ना करें, बट ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको लेके चलेंगे। बस आपको पूरे वीडियो में बने रहना है, बस देखना है। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके प्रश्न बन सकते हैं वो लाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। और हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के बीच में आया था। अच्छा, किसी भी पंचवर्षीय योजना का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर जिसका जिसका मैंने दिया है उसी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही ज़्यादातर आता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हैरन डॉमर मॉडल पर आधारित था। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। अब जो ये अध्यक्ष कौन होते हैं? जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, वही अध्यक्ष होते हैं। अभी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श क्या था? कृषि का विकास। अब कृषि का विकास क्यों था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कृषि का विकास इसलिए था क्योंकि उस समय 75% की आबादी हमारी कृषि पे डिपेंडेंट थी, कृषि करते थे, जिसकी समस्याओं को समाधान करना सरकार की प्राथमिकता बन जाती है। इसलिए इसको मेन आदर्श बनाया गया कि कृषि का विकास और इसका उद्देश्य देश का विभाजन के कारण उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली या प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य आदर्श क्या था, मुख्य अ, नीति क्या थी, तो आप बताएंगे कृषि का विकास। ठीक है, और कौन से मॉडल पर आधारित था? तो हरे डॉमर मॉडल पर आधारित था। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे हम लोग। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका समय काल क्या था? 1956 से 1961। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अब महालनोबिस का पूरा नाम क्या होगा? जो बोलते हैं ना पीसी महालनोबिस, उनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये संख्याविदित थे। ठीक है, इनका मुख्य इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास, है ना, आर्थिक रूप से भारत को मजबूती देना। यह बुनियादी और पूंजीगत अच्छे उद्योग को प्रतिस्थापित की ओर एक दृढ़ जोर था। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना और 5 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक है, कि हम जल विद्युत बनेंगे और इस्पात रूप से बनेंगे तो हम किसी न किसी रूप से आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास के रेस में हम लोग कहीं ना कहीं शामिल हो जाएंगे, इससे हमें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। इस पे ध्यान दिया गया इस मॉडल के आधार पर। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना से थोड़ी गड़बड़ शुरू हो जाता है। अब 1961 से 1966 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना आई। अभी सीधा सीधा चल रहा है, लाइन से आप याद कर सकते हैं 5 5 करके, पर इसके बाद कुछ बदलने वाला है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया। अब क्यों दिया गया जोर?
क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था की कमजोरी और उजागर कर दिया गया। क्योंकि आप हम देख सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, आर्थिक रूप से इतना कमजोर है। और अगर किसी और अन्य देश से हमारे युद्ध हो जाता है तो उससे पता चल सकता है कि हम कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर है, क्योंकि हम लोग क्या है, विकासशील देश है। अभी हम लोग विकास की ओर चल रहे हैं, अपने व्यवस्थाओं को स्थापित कर रहे हैं। उससे और रक्षा के ध्यान रखते हुए रक्षा में भी हम लोग उतने सटीक और अच्छे नहीं थे, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा आ, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्राथमिक विद्यालय खोले गए। लोकतंत्र को जमीन स्तर पर लाने का प्रयास किया गया। पंचायत चुनाव शुरू किया गया। अच्छा, इसमें पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में पंचायत चुनाव शुरू किए गए थे? तो आप बताएंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 में। ठीक है, ये भी आप मेंशन कर ले, अपने बुक में कॉपी में लिख ले। ठीक है। और भारत चीन की लड़ाई कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। ठीक है, यही शुरुआत होती है किसके? जी हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भी यहीं से होती है। जब आप देखें, कृषि और गेहूं के उत्पाद को सुधार पे जोर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गेहूं का उत्पादन आप ग्रीन रेवोल्यूशन से जोड़ सकते हैं, याद करने के लिए। सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा नहीं गेहूं का उत्पादन ग्रीन रेवोल्यूशन से ही होता है, बट याद करने के लिए आप कर सकते हैं। अब देखिए, बुरी तरह से हारने के बाद, दो दो युद्ध लड़ने के बाद हमें तो छुट्टी चाहिए भाई। छुट्टी में क्या होता है, तीसरी योजना की पूरी विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडेज लाने पड़ते हैं। अब ये प्लान हॉलीडेज क्या होते हैं? एक एक साल का प्लान। जैसे आप देख सकते हैं, 1966 से 1967 एक साल, 1967 से 1968 एक साल, और 1968 से 1969 तक एक साल। ये तीन अवकाश जो प्लान हॉलीडेज के बारे में, प्लान हॉलीडेज के रूप में जाने जाते हैं। ये मजबूरी में किया गया, करने की कोई मंशा नहीं थी। अब इसमें क्या किया गया, कृषि, उससे जुड़ी गतिविधियां और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। भारत सरकार ने देश को निर्यात को बढ़ाने के लिए रुपए के अवमूल्यन की घोषणा की। अब रुपए की अवमूल्यन क्यों किया जाता है? अब दो चीज होता है, एक होता है निर्यात, एक होता है आयात। ठीक है। अब निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब होता है कि आप हमारे देश से कुछ लेके जा रहे हो तो निर्यात कर रहे हो, हमारे देश का निर्यात हो रहा है। अगर हम आपके देश से कुछ लेके आ रहे हैं तो हम आयात कर रहे हैं। तो कभी भी अगर हमारे रुपए का हम अवमूल्यन कर दे, मान लीजिए कि आज $1 का कीमत 80 रुपए है। अगर $1 की कीमत वही 100 रुपए हो जाए, तो अगर आपको कोई चीज हमारे 50 रुपए में मिल रही है, तो 80 रुपए में और आपको कुछ रुपए मिलाने पड़ते होंगे, $1 में कुछ पैसे मिलाने पड़ेंगे, तब जाके आप दो या तीन ले पाएंगे। भाई 100 रुपए हो जाएगा आपका डॉलर का कीमत, तो आप कम पैसे में ज्यादा कुछ खरीद सकते हैं। जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे सरकार को, क्योंकि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तो सरकार को फायदा होगी। बट किसी न किसी रूप से अवमूल्यन करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। बट उस समय की सरकार को ये सही लगी थी, और ये जरूरी भी थी, और मजबूरी होने के कारण ये करना पड़ा था। ठीक है, आपको पता चलेगा रुपए का अवमूल्यन क्यों किया जाता है। निर्यात को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। योजना अवकाश का मुख्य कारण युद्ध संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति में वृद्धि थी। है ना, मूल्यों में वृद्धि। और युद्ध सबसे मेन कारण था, क्योंकि हमारे पास संसाधन उतने अच्छे नहीं थे। चलिए, अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो 1959 से 1974 के बीच में आई। अब थोड़ा ट्रैक पे आ रहे हैं हम लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना में धन और आर्थिक शक्ति की बढ़ती एकाग्रता की पिछली प्रवृत्ति को ठीक करने का उद्देश्य अपनाया गया।
कि जो भी युद्ध से हमें क्षति पूर्ति हुई है उसे उसे क्या करना है हम लोग को पूर्ति करना है। यह स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने वाले गॉडविल फार्मूला पर आधारित थे। आपसे पूछा जा सकता है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो आपको बताना है गॉडगिल फार्मूला पे आधारित है। अब इसमें क्या क्या हुआ, कुछ 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। जो प्राइवेट सेक्टर के 14 बैंक थे उनको क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी तौर से सरकारी बना दिया गया। और भारत में हरित क्रांति की कृषि की उन्नति शुरू हुई। ठीक है, घोषणा उधर ही हो गई थी, है ना, शुरुआत हो रही थी उधर, पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं ढोल बजा के, कि हाँ जी अब हो गया है, ऐसा वाला। और ऑपरेशन फ्लड जो श्वेत क्रांति के रूप से भी जाना जाता है। अब ऑपरेशन फ्लड क्या है बहुत किसी को नहीं पता होगा। उसका मतलब होता है, ऑपरेशन फ्लड क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए वेट करेंगे जिससे कि आप बता सकें। ठीक है, फ्लड, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। दूध के उत्पाद को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्य कौन काम, इसके क्या बोलते हैं, इसको शुरुआत करने वाला कौन थे, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। इसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, या फिर मैं आपके कमेंट सेक्शन में ही आके आपको बता दूंगा। ठीक है, मेंशन करके पिन आउट कर दूंगा। चलिए, दूसरा, अब आती है पंचवी पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1978, है ना, 4 साल की दिख रही है आपको। इसका भी एक कारण है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया गया। योजना में कृषि उत्पाद और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1978 में नव निर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। इसके वजह से 1 साल कम हो गया। ठीक है, क्योंकि 1978 में तो इलेक्शन हो गए, है ना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई और बढ़ते यातायात को समायोजित करने के लिए सड़कों को चौड़ा कर दिया गया। ठीक है, सड़कें चौड़ा कब हुए थे, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पर्यटन की भी विस्तार हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। इसका पालन 1975 से 1979 तक किया गया। इसे डीपी धर ने तैयार किया और लॉन्च किया। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है, तो डीपी धर पर आधारित है। इसका लक्ष्य वृद्धि भी सबका इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसका इम्पोर्टेंट मैंने दिया है उसका आता है, उसका कुछ कुछ प्रश्न आता है। अब तो वो भी नहीं आता, बट आप इसको याद करके जाए। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का वृद्धि निर्धारित कितना था, 4.4% था, पर वास्तविक कितना हुआ, 4.8। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। चलिए, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कुछ ऑप्शन दे देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा पंचवर्षीय योजना, इसमें से कौन सा पंचवर्षीय योजना सफल रहा। तो सफल किससे बताना है आपको, विकास दर से आपको निर्धारित करना है कि सफल रहा। ठीक है, चलिए, अब आती है रूलिंग प्लान, है ना, रूलिंग प्लान जिसको बोलते हैं अनवरत योजना। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को तो अस्वीकार कर दिया और नई छठी पंच योजना लाने के लिए मना कर दिया। इसलिए उन्होंने क्या लाया, 1978 से 1980 में दूसरा, इसे रूलिंग प्लान जिसको बोलते हैं, जिसे अनवरत योजना बोलते हैं, वो लाए। इस योजना को 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने फिर से खारिज कर दिया। भैया आप हमारे योजना को लाने से मना करोगे, बस हम भी आपको आपकी योजना को नहीं रहने देंगे। वही वाली बात है। चलिए, इसमें कुछ खास नहीं है पढ़ने को, तो यहीं तक।
अब आती है छठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय काल है 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया। ठीक है, ये नेहरूवाद समाजवाद का अंत था। शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। अब आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना कब की गई, तो किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो आप बता सकते हैं छठी पंचवर्षीय योजना में। और कब की गई? तो 12 जुलाई 1982 को की गई। ठीक है। अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की विस्तार भी किया गया, पर अभी तक हुआ नहीं है, बस बात चर्चा हो रही है। पर आपसे पूछा जा सकता है कि चर्चा कब शुरू हुई, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमारे सामने है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 के बीच में आती है। ये योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मेडल मॉडल पे आधारित है। किस मॉडल पे आधारित है? तो जॉन डब्ल्यू मिल मॉडल पे आधारित है। योजना में प्रौद्योगिकी को उन्नत करके उद्योग के उत्पादकता के स्तर को सुधार पर जोर दिया जा गया। ठीक है, इस पे प्रौद्योगिकी पे। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादक में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना। ये तीन मेन मेन टॉपिक्स आप बोल सकते हैं। सामाजिक न्याय है ना, उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार सृजन करना। अब सातवीं योजना में बड़े पैमाने पर समाजवाद और ऊर्जा उत्पादन की दिशा की प्रयास किया गया था। ठीक है। अच्छा, वार्षिक योजना यानी 1 ईयर प्लान। 1 ईयर प्लान 1990 से 1992 में दो आएंगे, एक 91 था, एक 92 था। केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में आठवीं योजना के शुरू नहीं किया गया। इससे लेकर क्या लाया गया? 1990 से 1991 में पहली वार्षिक योजना और दूसरी वार्षिक योजना 1991 से 1992 तक। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखें कि वार्षिक योजना कब लाई गई थी। तो पहली है 1990 से 1991, दूसरी 1991 से 1992। अच्छा, तीन अलग अलग चीज है। ठीक है, एक प्लान हॉलिडे है। ठीक है, एक अनवरत योजना है, एक वार्षिक योजना है। ये तीन अलग अलग है, इसको एक ही से डिनोट ना करें, इसको याद रखें। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे आ गई आठवीं पंचवर्षीय योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना हो जाएगी, क्योंकि कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो कि ज्यादातर प्रश्न में क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार में संकट का सामना करना पड़ा। केवल लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भंडार बचा था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के मुक्त बाजार सुधार की शुरुआत की, जिसने लगभग दिवालिया हो चुका राष्ट्र को किनारे में वापस ला दिया। अब इसमें मेन मुख्य किसका ही था? तो एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, निशीकरण और वैश्वीकरण, जो कि इन्होंने शुरुआत की थी। एलपीजी 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो दरवाजे हैं दूसरे देशों के लिए खोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? एलपीजी एलपीजी मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण होगा। और क्या होगा? भारत सरकार को फायदा होगा, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। ठीक है, चलिए, अब यहाँ नौवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 के बीच में आती है। नौवीं योजना में मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की गुप्त और अज्ञात आर्थिक क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया गया। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, इसे की पॉइंट क्या क्या है? जनसंख्या नियंत्रण,
कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर रोजगार सृजन करना, गरीबों गरीबी में कमी, गरीबों के लिए भोजन और पानी की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना, देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, ये इनका लक्ष्य है। ठीक है। लक्ष्य भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्या क्या मोटिव था इन लोगों का 9वीं पंचवर्षीय योजना में। वही आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या देखने को मिलता है जो 2002 से 2007 के बीच में आती है। प्रति वर्ष 8% जीडीपी वृद्धि हासिल करेंगे, ये इनका लक्ष्य है। 2007 तक गरीबी दर में 5% कमी हो जाएगी। कम से कम श्रम शक्ति में वृद्धि के लिए लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदान करना। 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दर में लिंग अंतर को कम से कम 50% तक कम करना। विसूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। लक्ष्य 8.1 था, पर हासिल कितना हो पाया? 7.7, जो कि एक विफलता के रूप में भी आप देख सकते हैं। 0.4% है ना, विफल रहा, पर उतना भी नहीं रहा। 10वीं योजना में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए सेक्टर दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाने की उपेक्षा की गई। ठीक है, चलिए इन सबको याद रखें। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, स्पीडोमीटर के साथ देख सकते हैं, बट एक बार ऐसे देखें कि आपको याद हो जाए। इसके स्ट्रक्चर को याद कर लें, उसके बाद आपको प्रश्न आसानी से आप प्रश्नों का सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब देखिए 11वीं योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में आई। ये प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में था। ठीक है। अब ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अगली बार नहीं रहेगा। इसका लक्ष्य 2011-2012 तक 18 से 23 वर्ष के वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना है। ठीक है। उच्च शिक्षा यानी हाई स्कूल की शिक्षा को और भी बच्चों को मतलब शिक्षा से अवगत कराना था। इसमें दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर औपचारिक, दूरस्थ और आईटी शिक्षा संस्थाओं के अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। मैंने सभी रूप से शिक्षित बनाने के लिए औपचारिक रूप से इसको ध्यान दिया गया। तीव्र और समावेशी विकास यानी गरीबी में कमी हो जाए, सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा वितरण पर जोर दिया गया। शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण पे ध्यान दिया गया। लैंगिक असमानताओं में कमी करने की निर्धारित किया गया। पर्यावरण स्थिरता में भी ध्यान दिया गया। ये कुछ इसका की पॉइंट है, इसको याद रखें क्योंकि इसी में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आ जाएगा। पर 2012 से 2007 से 2012 के बीच में ऐसा कुछ आया नहीं है, बट आप इसको ध्यान रखें। जब मैं दूसरा सेशन लाऊंगा उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके होंगे, है ना। उसके वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज, जो आपको मतलब तुरंत तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, इस पे भी ध्यान दीजिए। इसको इंस्के स्ट्रक्चर को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपको स्ट्रक्चर याद हो गया ना, तो जब स्ट्रक्चर याद हो जाता है तो रूम खोजने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, घर याद होना चाहिए, रूम का जरूरत मतलब रूम कहाँ पे आपको पता चल ही जाता है। तो वैसा ही बात है कुछ। ठीक है, उदाहरण है, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना होने वाली है, क्योंकि इसके बाद हमारी पंचवर्षीय योजना कभी आई नहीं। क्या पता सरकार बदले तो आ जाए, पर अभी तो नहीं आई। 2012-2017 तक ये रही। 27 दिसंबर 2012 को मंजूरी दी गई। स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सभी गांवों में बिजली पहुंचाना, यह सुनिश्चित करना कि 50% ग्रामीण आबादी को उचित पेयजल उपलब्ध हो रहा है ना। पेयजल की उपलब्धि, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पेयजल पे और शिक्षा पे सबसे मेन ध्यान यहीं पे दिया जा रहा है। 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। हर साल हरित कवरेज को 1 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना, मतलब जंगल को और विस्तारित करना।
इसी पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था। ठीक है, अब आता है हमारा नीति आयोग, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब हमारा पंचवर्षीय योजना ने बाय बाय बोल दिया है। अब हमारा उस पंचवर्षीय योजना के जगह पे कौन आ गया है, तो नीति आयोग आ गया है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 2015 में एनडीपी यानी बीजेपी सरकार द्वारा योजना आयोग के बदले बदलने की गई थी, जो टॉप डाउन मॉडल पर पालन करता है। अब एनडीपी के बारे में सॉरी, एनडीए के बारे में पता नहीं होगा किसी को। अब देखिए, दो सरकार होती है, एक एनडीए होती है और एक यूपीए होती है। एनडीए एक मतलब होता है जो सरकार अभी रोलिंग पार्टी में, मतलब जो अभी रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी। जो विपक्ष के पार्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, यूपीए के सरकार। तो हमारी अभी एनडीए की सरकार कौन है, तो बीजेपी है। और यूपीए की सरकार कौन है, कांग्रेस हो सकती है ना, शिवसेना हो सकती है, टीएमसी हो सकती है, सारे ये क्या है, यूपीए की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर नीति आयोग ने नीति व्याख्यान नाम से एक नई पहल भी शुरू की है अभी फिलहाल में। ठीक है, अब नीति आयोग का ये आप समझ सकते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री है। ठीक है, क्योंकि किसी भी नीति आयोग आ, जैसे पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, वैसे ही इसके भी अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा क्विक रिवीजन देख लें समय का, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ईयर्स में ही हम लोग गैप का थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। तो पहला योजना कब आया था, 1951 से 1956। याद करें मेरे पीछे पीछे। पहला पंचवर्षीय योजना कब, 1951 से 1956। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब, 1956 से 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। अब छुट्टियों की योजना यानी प्लान हॉलीडेज कब आया था, 1966 से 67 एक, 67 से 68 दो, 68 से 69 तीन। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1959 से 1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। 4 साल का क्यों आया था, क्यों आया था बताइए बताइए। क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, जो कि इसको स्वीकार करने के लिए मना कर देते। तो उन्होंने क्या लाया था, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 में क्या लाया था, रोलिंग प्लान लाया था। ठीक है, अब क्या होता है, रूलिंग प्लान, उसके बाद फिर से चुनाव होता है, गिर जाती है सरकार मोरारजी देसाई की, तो फिर से हमारे क्या आता है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है। अब कांग्रेस सरकार क्या लाती है, क्योंकि वो योजना है ना, पंचवर्षीय योजना शुरू से ला रही है, तो क्या लाएगी, छठी पंचवर्षीय योजना। 1980 से 1985 क्या, छठी पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब, 1985 से 1990। 1985 से 1990 क्या है, सातवीं पंचवर्षीय योजना है। वार्षिक योजना कब आई थी, प्लान, एनुअल प्लान, 1990 से 1991। 1991 से 1992 कौन सा, वार्षिक योजना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल प्लान। आठवीं योजना कब आई थी, 1992 से 1997। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 1900 सॉरी 2002। ठीक है, 1997 से 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, है ना, 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है, इसको आप याद कर सकते हैं। तो चलिए, इन सब का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे टैप करें, उसको ज्वाइन कर लें। अगर आपको सब्सक्राइब करने का मन कर रहा है तो कर लें, क्योंकि इस पे इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले ही हैं। ठीक है, इसका प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ आपको। ठीक है, हमारा एमटीएस का पूरा सेट हमने डाल दिया है। अगर आपने उसको देखना है तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप उसे देखें जरूर जाके। ठीक है, उसे स्पीडोमीटर में देखना है, चाहे कुछ में भी देखना है, देख सकते हैं जाके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले सेशन में क्या आएंगे कि कुछ इसके भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका रिलेवेंट टॉपिक्स है, की पॉइंट जो है, उसको लेके आए। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।